हाउ आर यू। आप मुझे देख रहे हैं BMS फर्स्ट ईयर के चैनल पर। हमारा ये 8 पार्ट है आयुष काम्या अध्याय का। ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, रोगी परीक्षा। आज हम पढ़ेंगे रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा। रोगी परीक्षा में क्या डिफरेंस है और रोग परीक्षा में, ध्यान से समझिएगा। रोगी परीक्षा मतलब किसी भी पेशेंट की परीक्षा, यानी कि हम उसे टेस्ट किस तरीके से करते हैं। दर्शन स्पर्शनम प्रश्न है परिच्छेद 4 रोगी नम। देखिए, रोगी परीक्षा कैसे करेंगे हम। दर्शन, किसी भी पेशेंट का दर्शन करके, यानी कि उसे देखकर। स्पर्शन यानी कि उसे छूकर, और प्रश्न यानी कि उससे प्रश्न क्वेश्चन करके, मतलब उसे क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके देखेंगे, उसे देखने के बाद उसे छुएंगे, फिर उससे प्रश्न पूछेंगे। तो इन तीनों तरीके से क्या होती है, रोगी परीक्षा होगी, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद आता है रोग परीक्षा। रोगम निदान प्रागरूप लक्षणों उपशय आपत्ति भी। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/22। ये 22 श्लोक है फर्स्ट चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या बताया हुआ है। रोग को जानने के लिए 5 साधन बताए गए हैं। रोग यानी कि जो भी डिजीज़, बीमारी जो भी हुई है। डायग्नोज, जानने यानी कि उसे डायग्नोज करने के लिए, मतलब उसके बारे में जानने के लिए 5 कारण बताए गए हैं, 5 साधन बनाए गए हैं। 5 साधन कौन से होते हैं। सबसे पहले है निदान, फिर प्रागरूप, रूप, उपशय और आपत्ति। देखिए, हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे सब कुछ, ठीक है। निदान क्या होता है, प्रागरूप क्या होता है, रूप क्या होता है, उपशय क्या होता है और आपत्ति क्या होता है। तो सबसे पहले निदान पढ़ेंगे। निदान जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है और डिफ़िकल्ट भी है, तो आप ध्यान से समझिएगा। निदान का मतलब होता है कारण। देखिए, निदान के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है सन्निकृष्ट, एक है विप्रकृष्ट। तो सन्निकृष्ट किसे बोलते हैं, दोष प्रकोप कारणों से सदैव व्याधियों की उत्पत्ति होती है। जो दोष प्रकोप होंगे, मतलब दोष जब बढ़ेंगे, प्रकोप मतलब दोष जब बढ़ते हैं, तो उनकी वजह से, रीज़न कारण मतलब उनकी वजह से सदैव व्याधियाँ, जो डिजीज़ होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, तो उसे बोला जाता है सन्निकृष्ट। अब विप्रकृष्ट का मतलब क्या होता है। विप्रकृष्ट में प्रकोपक कारणों से सेवन के बाद विलंब से अर्थात हेमंत ऋतु में संचित कफ बसंत में कफस व्याधि उत्पन्न करता है। देखिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये पढ़ने में, लेकिन अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। ये ऐसा होता क्या है, मतलब इसमें विप्रकृष्ट के अंदर क्या होता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेमंत ऋतु चल रहा है, ठीक है। हेमंत ऋतु में क्या होगा, हमने कुछ भी आहार सेवन किया, उसे खाने से क्या होगा, कफ जो है संचित हो जाएगा, मतलब कफ हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा और वो हमारी बॉडी के अंदर जम जाएगा। होता क्या है, जब बसंत ऋतु आती है, जब बसंत ऋतु आएगी तो जो कफ है, अब क्या होगा, सूरज की किरणें पड़ेंगी, तो उष्ण की वजह से जो कफ हमारी बॉडी के अंदर है वो पिघलने लगता है। तो उससे क्या होगा, कफस व्याधियाँ, मतलब व्याधि का मतलब है डिजीज़, कफस व्याधि जो होती है वो उत्पन्न होने लगती है। तो ये है हमारे निदान के 2 प्रकार, सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट। मतलब आहार के बाद में जिसमें व्याधियाँ हों वो विकृष्ट होता है। अब इसके बाद में आता है पुनः दोबारा से निदान के 3 भेद बताए हैं चरक के अनुसार। एक होता है आसात में इंद्रियार्थ संयोग, प्राज्ञापराध और परिणाम काल। जैसे मैंने काल पीछे भी बताया है आपको, नित्यक काल और आवस्थिक काल। ये पहले आप प्रीवियस वीडियो में आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आसात में इंद्रियार्थ, मैंने इंद्रियार्थ भी पहले वाले टॉपिक में बताया है, पहली वीडियो में बताया है कि आपको क्या क्या होता है, ठीक है। तो आसात में इंद्रियार्थ, जब हमारी इंद्रियां पूरी सही से प्रॉपर वर्क नहीं करती तो उसे क्या बोलते हैं, आसात में इंद्रियार्थ संयोग। आसात्म्य का मतलब है, सात्म्य का मतलब होता है इक्विलिब्रियम और असात्म्य का मतलब होता है अनइक्विलिब्रियम, मतलब सब एक साथ काम नहीं करती। प्रज्ञापराध का मतलब होता है कोई भी ऐसा अपराध जो कि बुद्धि से सोचे समझे, मतलब जो हम सोच समझ के करें। फॉर एग्जाम्पल अपने गुरु का अपमान करना, ठीक है। और परिणाम और काल, ये जो है दोनों एक ही चीज़ हैं। काल में अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट। सुश्रुत के अनुसार जो निदान है उसके 4 प्रकार बताए गए हैं, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्राधानिक। देखिए, अब इसमें क्या है, व्याभिचारी, ये मैं बता चुकी हूँ ऊपर। सन्निकृष्ट भी और विप्रकृष्ट भी दोनों सेम है। व्याभिचारी क्या होता है, आहार विहार अल्प मात्रा में सेवन करने से जो दोष अल्प मात्रा में प्रकोपित होते हैं वह रोगों की उत्पत्ति में असमर्थ रहते हैं। देखिए, जो आहार विहार हम ले रहे हैं उसकी अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में सेवन करने से जो हमारे कम मात्रा के अंदर जो दोष होते हैं वो कुपित होंगे, प्रकोपित होते हैं, तो उनसे क्या होता है, रोग की उत्पत्ति नहीं हो पाती।
आती है, वो रोगों की उत्पत्ति करने में असमर्थ रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी चीज़ खाई, ठीक है, कोई अगर अल्प मात्रा में हमने खाया, कम क्वांटिटी में उसे खाना खाया, तो अल्प मात्रा में वो दोष क्या करेंगे, मतलब अल्प मात्रा में दोष को प्रकोपित कर देंगे। अल्प मात्रा में दोष बढ़ जाएंगे तो वो क्या होगा, डिजीज़ को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, मतलब असमर्थ रहेंगे डिजीज़ को उत्पन्न करने में। अब दूसरा आता है हमारा प्रधानिक। प्रधानिक क्या है, विष के सेवन से सभी की मृत्यु होना प्रधानिक कारण है। जो विष मतलब जहर किसी ने भी खा लिया तो उससे क्या है, उसकी मृत्यु जो है निश्चित होती है, ये प्रधानिक के अंदर होता है। तो सुश्रुत के अनुसार जो है 4 निदान मतलब कारण बताए गए हैं, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट और व्यभिचारी और प्रधानिक। ठीक है, चारों क्लियर हो गए हो आई होप। अब इसके बाद में देखिए क्या आता है, पुनः निदान के 2 भेद। निदान के दोबारा से 2 भेद बताए हुए हैं, ब्रह्मा और एक है अभ्यंतर। ब्रह्मा क्या है, आहार विहार काल दोषों का प्रकोपत होता है। मतलब इसमें क्या है, जो हम आहार विहार और काल, आहार विहार मतलब आहार क्या है, जो हम खाना वगैरह खाते हैं, विहार मतलब जो एनवायरनमेंट से है, काल टाइम जो मैंने बताया आपको अभी, नित्यक काल और अवस्थिक काल, उससे क्या होंगे, दोष प्रकोपित हो जाते हैं, वो ब्रह्मा के अंदर आता है। अब आता है अभ्यंतर। अभ्यंतर क्या है, दोष और दूषित की विकृति रोग उत्पत्ति में कारण होती है। देखो जो दोष होंगे, दोष यानी कि वात पित्त कफ, उनकी विकृति हो रही है, या दुष्य धातुओं की विकृति हो रही है। विकृति यानी कि उनका बढ़ना या कम होना, वो किसके अंदर आता है, अभ्यंतर के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो हमने जो ये 5 थे, मैंने बताया आपको, रोग परीक्षा, निदान, कारण, प्रागरूप और रूप और उपशय आपत्ति, इनमें से एक क्लियर कर चुकी हूँ मैं, निदान। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रागरूप। प्रागरूप को हम पूर्व रूप भी बोलते हैं। देखिए पूर्व रूप पहले होता क्या है, पूर्व रूप जो होता है, जैसे कोई भी डिजीज़ होने वाली है उससे पहले जो सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम से पहले की कंडीशन जो होती है उसे पूर्व रूप बोला गया है। इसमें क्या होगा, सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप, मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप। इसमें क्या होगा, रोग की उत्पत्ति होगी यह ज्ञान होता है, पर किस दोष की प्रधानता है इसका ज्ञान नहीं होता। मतलब सामान्य पूर्व रूप के अंदर ये होगा कि रोग की उत्पत्ति होगी, हमें पता चलेगा कि रोग जो है मतलब कोई डिजीज़ हुई है, मतलब उसकी उत्पत्ति हो रही है, लेकिन किस दोष के कारण हुई है हमें ये ज्ञान नहीं हो पाता, हम ये पता नहीं लगा पाते किस दोष की वजह से, मतलब वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कब बढ़ा है, किसकी वजह से हुई है हम ये पता नहीं लगा पाते। लेकिन विशेष पूर्व रूप, जो विशेष पूर्व रूप होता है, इसमें क्या होता है, दोष की प्रधानता का ज्ञान हो जाता है, मतलब कौन सा दोष बढ़ा है उसका पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वातज ज्वर, अगर हमें वातज मतलब वात के बढ़ने से ज्वर हुआ है, फीवर हुआ है, तो हमें जम्भाइयाँ आती हैं। पित्तज ज्वर, अगर हमें पित्त के बढ़ने से ज्वर हुआ है तो क्या होता है, आंखों में जलन होती है। कफज ज्वर यानी कि भोजन में अरुचि, मतलब खाने के अंदर अरुचि, मतलब खाने में टेस्ट नहीं आता, हमें मन नहीं करता खाने का। ठीक है, अब इसके बाद आता है रूप। हमारे निदान हो चुका है, पूर्व रूप हो चुका है, थर्ड है रूप। रूप में क्या है, रोग की व्यक्त अवस्था को ही लक्षण कहा गया है। यह लक्षण रोग का पूरी तरह ज्ञान कराते हैं। रूप को हम लक्षण बोलते हैं, लक्षण यानी कि सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स बोलते हैं। तो जो रोग होती है, रोग की व्यक्त अवस्था, मतलब यहाँ पे हमें पूरी तरीके से सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं कि कौन सी व्याधि होने वाली है, पूरी तरह जो ज्ञान कराते हैं उसे रूप बोला गया है। देखिए उपशय में क्या है, औषध अन्न विहार सुखपूर्वक प्रयोग जिससे कि व्याधि दूर हो जाए और अन्य कोई कष्ट उत्पन्न नहीं हो, उसे उपशय कहा जाता है। उपशय का मतलब क्या है, जैसे कि हम बोल सकते हैं थेरोपेटिक टेस्ट, मतलब कि हमें जो भी हम मतलब डिजीज़ हो चुकी है, व्याधि जो मतलब बीमारी हो चुकी है पहले से, हम उसमें क्या करते हैं, उसे दूर करते हैं और कोई भी अन्य कष्ट उसे ना पहुँचे। यानी कि ऐसा नहीं हो कि अगर एक डिजीज़ उसकी ख़त्म हो रही है तो उसको ठीक करने की वजह से उसकी दूसरी डिजीज़ कोई उत्पन्न हो रही है, तो हमें दूसरी डिजीज़ नहीं हो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, उसे कोई और कष्ट नहीं होना चाहिए, उसे उपशय बोला जाता है। अब इसके बाद में लास्ट बचता है हमारा संप्राप्ति। संप्राप्ति किसे बोलते हैं, दूषित दोष शरीर में फैलकर जो व्यापार कर रोग उत्पन्न करते हैं वह संप्राप्ति है। देखिए जो दूषित दोष हैं, दूषित दोष यानी कि जो वात पित्त कफ है हमारे जो दूषित हो चुके हैं, वो शरीर में फैलकर अपना व्यापार करेंगे। व्यापार क्या मतलब, रोगों को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका काम ये होता है, अगर दूषित हो चुके हैं तो वो शरीर में फैलकर रोगों को बढ़ाते हैं, तो वो अपना काम करेंगे, उसे ही संप्राप्ति बोला गया है। ठीक है, 5 मैंने साधन बताए हैं, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, आपत्ति। आपत्ति को ही संप्राप्ति बोला जाता है। ये 5 आपको समझ आ गए हो। निदान का मतलब होता है कारण, और पूर्व रूप का मतलब होता है मतलब जो रूप
रूप जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स आने से पहले की कंडीशन, रूप यानी कि सिम्टम्स, उपशय यानी कि ट्रीटमेंट करना, आपत्ति मतलब जो दूषित दोष हैं वो फैलकर शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे संप्राप्ति बोला गया है। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन बता सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्योंकि हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, बस अब 1 या 2 पार्ट इसका आएगा, बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप मेरी सारी वीडियो जाकर देख सकते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।